उत्तराखंड में बारिश ऐसे आफत बनकर बरस रही है कि आम आदमी की जान आफत में आ गई है। जोशीमठ में आफत में फंसे लोगों को जेसीबी मशीन से रेस्क्यू किया गया। कंचनगंगा के पास बद्रीनाथ धाम जाने वाले रास्ते पर कुछ लोग फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से कंचनगंगा में उफान आ गया और सड़क बह गई। इस दौरान कई लोग वहां पर फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए इस तरह से जेसीबी की मदद लेनी पड़ी, जैसा कि आप इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये देखिए आप कैसे रेस्क्यू किया गया जेसीबी की मदद से लोगों को। जोशीमठ में बारिश से आफत में आई आम आदमी की जान और यहां पर उसके रेस्क्यू के लिए आई जेसीबी। कंचनगंगा के उफान में जब सड़क बह गई तो इस जेसीबी से इस तरीके से लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो बारिश से जो जनजीवन प्रभावित हुआ है उसकी आप एक तस्वीर देख लीजिए, उसका एक बड़ा उदाहरण देख लीजिए। जोशीमठ से इस वक्त हमारे पास आपकी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव। और कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ के दरकने का एक बहुत खतरनाक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि ये वीडियो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे का है, जिस पर पहाड़ी से अचानक भारी मात्रा में मलबा आ गिरा। उत्तराखंड में ये मानसून की मुसीबत है। देखिए पहाड़ कैसे दरक रहे हैं। ये वीडियो कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे का है। यहाँ पूरी पहाड़ी ही हाईवे पर आ गिरी है। राहगीरों को पहले तो पहाड़ी में हल्की सी हलचल नजर आती है, फिर देखते ही देखते बहुत सारा मलबा हाईवे पर आ गिरता है। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। लोग सुरक्षित जगह की तरफ भागने लगते हैं। उधर नैनीसैंड मार्ग भी मलबा गिरने से बाधित है। फलोटा में हाईवे पर मलबा गिरा है, जिस वजह से रोड बाधित है और राहगीर परेशान नजर आ रहे हैं। मार्ग बाधित होने से हाईवे पर सैकड़ों वाहन फंस गए। अभी तो मानसून की बारिश ढंग से बरसी भी नहीं है। जरा सोचिए, जब मानसून की बौछारें गिरेंगी तब क्या हाल होगा। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। ये थी कर्णप्रयाग की तस्वीर। इधर रामनगर में मानसून की शुरुआत में चुकुम गांव के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यहां रहने वाले लोगों को बाजार आने जाने के लिए कोसी नदी को पार करना पड़ता है, लेकिन बारिश के बाद से कोसी नदी अपने उफान पर है। जरा सोचिए, अगर नदी को इस तरह से पार करते समय कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इन लोगों की नदी को इस तरह से पार करने की कोशिश जानलेवा भी हो सकती है। रामनगर में चुकुम गांव के लोगों के लिए मानसून का सीजन तो जैसे मुसीबत ही लेकर आता है। बारिश बढ़ते ही कोसी नदी उफान पर बहने लगती है, जिससे चुकुम गांव के लोगों की मुसीबत बढ़ जाती है। दरअसल चुकुम गांव के लोगों को शहर तक पहुंचने के लिए कोसी नदी को पार करना पड़ता है। नदी पर पुल नहीं होने से बरसात के मौसम में लोग तैरकर ही नदी पार करते हैं। ये सिलसिला पिछले कई साल से चला आ रहा है, मगर अभी तक नदी पर पुल नहीं बन सका है, जिससे लोग बरसात के मौसम में हर बार इस तरह से खतरा मोल लेते हैं। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। इधर जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक महिला की रोड पर ही डिलीवरी करवानी पड़ गई। 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने महिला की डिलीवरी करवाई। कहा यह जा रहा है कि महिला नेपाल की रहने वाली है और ये महिला बीआरओ के साथ काम कर रही थी। और इसी बीच में एक बड़ी खबर दिल्ली से। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल की मुलाकात हुई है केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह से। पिथौरागढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग की है मंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री से। मल्लनाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, पाताल भुवनेश्वर मंदिर का प्रस्ताव रखा है इस मुलाकात में। पिथौरागढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग की है बिशन सिंह चुफाल ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह से।
अगली खबर पौड़ी से है। वहां पर घरों में दरारें आने से लोगों में दहशत है। अभी 2 दिन पहले हुई बारिश से कृषि भवन के पास रह रहे लोगों के घरों में दरारें आ गई। ये दरारें आवासीय भवनों के ऊपर बन रहे 3 मंजिला मकान का पुश्ता ढह जाने और इसका मलबा आवासीय भवनों में गिरने से आई। लोगों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। साथ ही लोग ये भी चाहते हैं कि उन सुरक्षित स्थानों पर उन्हें शिफ्ट करवा दिया जाए। उधर जिलाधिकारी ने 10 लोगों को फौरन मदद का आश्वासन दिया। जब से यहाँ पे ये निर्माण कार्य हो रहा है कृषि भवन का, तब से हमारा जो मकान है उसके पीछे का जो पुश्ता है, दरारें सारी ऊपर से लेके नीचे तक कमरों में दरारें पड़ रही हैं और जो मिट्टी भर रखी है ऊपर, उससे क्या है हमारा जो पुश्ता है वो भी नीचे गिर गया। कल रात हम सो नहीं पाए। और पिछले करीब 2 महीनों से वीरान पड़ी टिहरी झील में फिर से रोमांच का सफर शुरू हो गया है। इससे बोट व्यवसायियों के साथ साथ पर्यटकों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। जिला प्रशासन ने झील में शर्तों के साथ बोटिंग शुरू करने की इजाजत दी। झील में तैराकी, फ्लोटर बनाना और राइडिंग की गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी। बोटिंग करने आने वाले पर्यटकों को 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आना आवश्यक है। बोट में भी सिर्फ 50% सीटों पर ही लोग बैठ सकेंगे। टिहरी झील अब आप सब लोगों के पर्यटकों के लिए, पूरे देश के पर्यटकों के लिए खुल चुकी है और एक बहुत बड़ी राहत है टिहरी के बोट स्वामियों के लिए, जो यहाँ पे बोट ऑपरेटर हैं और जो बोट स्वामी हैं। कहीं ना कहीं वो 2 महीने से, पिछले 2 महीनों से अपने घरों में थे और उनकी रोजी रोटी का कुछ भी साधन उनके पास नहीं था। अब कुछ हद तक उन पर साधन हो पाया है। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए भी इमरजेंसी में एलोपैथिक दवा लिखने के बयान पर आईएमए नाराज हो गया। इस मसले को लेकर आईएमए ने कोर्ट का हवाला देकर आपत्ति जताई है और साफ कहा है कि सरकार की यह घोषणा गलत है, इसका पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा। आईएमए के कोषाध्यक्ष संजय उप्रेती ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि एलोपैथी और आयुर्वेद में मिक्स पैथी नहीं होनी चाहिए, इससे मरीजों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। औषधियों को परामर्श देने और उसको अनमन्य करने की जो बहुत लंबे समय से मांग थी, विशेष करके कोरोना महामारी में जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जो एलोपैथिक चिकित्सालय उपलब्ध नहीं है और वहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सालय उपलब्ध है। तमाम प्रदेशों में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाई लिखने का अधिकार था, उनको सुझाव देने का अधिकार था। कर तो यहाँ भी रहे थे इमरजेंसी में, लेकिन यहाँ विधिवत रूप से ये निर्णय नहीं था सरकार का। सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर रखा है कि मिक्सोपैथी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स वैसे भी आए हैं कि आप एक चीज़ के स्पेशलिस्ट, इवन एलोपैथिक में भी हम आई स्पेशलिस्ट है तो ईएनटी का इलाज नहीं कर सकते। अब जिस चीज़ के स्पेशलिस्ट है केवल वही चीज़ का इलाज कर सकते हैं। अब यहाँ तो बिल्कुल पैथीज ही अलग हो रही हैं। एक आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर एलोपैथिक दवाइयाँ लिखेंगे, तो आप तो वो जो चीज़ गलत चली आ रही थी उसको एक अमली जामा पहनाना चाह रहे हो। तो आयुष मंत्री हरक सिंह रावत के बयान के बाद एक बार फिर से आयुर्वेद बनाम एलोपैथ का मामला गर्माता जा रहा है। एलोपैथिक डॉक्टर हरक सिंह रावत के बयान का विरोध कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद के डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार को कम से कम कुछ दवाइयों की एक लिस्ट तैयार करवानी चाहिए जिसे सभी इस्तेमाल कर सकें। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में सरकार को घेरा है, उस पर प्रहार किया है। मेरा एक सुझाव है कि गवर्नमेंट एक मिनिमम लिस्ट बना दे कि भाई आप ये बेसिक मेडिसिन तो आप यूज़ कर ही सकते हैं जो लाइफ सेविंग हो और पेशेंट को हम मतलब दे सकते हैं। हाँ ठीक है, स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए डेफिनेटली वी मस्ट रेफर पेशेंट टू द प्रॉपर प्लेस, है ना। तो और वो प्रैक्टिकली होता भी यही है। तो अगर 2 ही ऑप्शन है, अगर गवर्नमेंट हमें एक लिस्ट दे देती है बना के कि भाई ठीक है आप इमरजेंसी के लिए 20-25 दवाइयाँ हैं, 30 दवाइयाँ हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा और कोई बात नहीं रही। और एलोपैथी बनाम आयुर्वेद पर कांग्रेस ने सरकार पर प्रहार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि एलोपैथी और आयुर्वेद को एक साथ नहीं रखा जा सकता। बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, आयुर्वेद और एलोपैथी ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। इनको जो है एक साथ नहीं किया जा सकता है। आयुर्वेद का अपना महत्व है,
एलोपैथी का अपना महत्व है। और सरकार ने जिस तरीके से आयुर्वेद और एलोपैथी को एक करने का काम किया है, ये प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा विषय है और लोगों के स्वास्थ्य से सरकार को खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। और यदि वही एलोपैथी में और आयुर्वेदी में कोई अंतर नहीं है तो फिर इनकी परीक्षाएं अलग अलग क्यों होती है, क्यों अलग अलग रास्ते पर ये चलते हैं? एक ही रास्ते पर चलाने का काम सरकार करे। तो सरकार को सोच विचार करके निर्णय लेना चाहिए। और कोरोना की महामारी से हम पूरे देश के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर जंग लड़ने का काम कर रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में इस तरीके का निर्णय लेकर के जो है एलोपैथी के डॉक्टरों को हतोत्साहित करने का काम सरकार कर। एलोपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टरों में कोई मतभेद नहीं है और न ही किसी एक दूसरे के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने स्पष्ट कहा है कि इस कोरोना संक्रमण काल में और तीसरी लहर को देखते हुए हमें पहले से ही तैयारियां करनी है। इसलिए अगर हिमाचल की तर्ज पर हमारे आयुर्वेद डॉक्टर भी अगर दवाइयों के संबंध में परामर्श देने का काम करें और दवाई लिख सकें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी इससे एलोपैथिक के डॉक्टरों का अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत दून कनेक्ट योजना की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस योजना की शुरुआत की है। दून कनेक्ट योजना में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हुआ है। रायपुर से सेलाकुई के लिए 5 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। पहले चरण में आईएसबीटी से राजपुर के लिए 5 इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई। जो लेबर तबका है, कर्मचारी है, क्योंकि सेलाकुई सहसपुर एक जिस तरह फैक्ट्री एरिया है और रायपुर से होकर के और कम दाम में और कम समय में ये बहुत बड़ी अपने आप में ऐतिहासिक है और ऐसी सौगात आज मिली है और देहरादून वासियों को और सभी जनमानस को इसका लाभ मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक बस जो है एक बार बैटरी चार्ज होने के बाद 180 किलोमीटर तक दौड़ना जाना इसका तय है। और एक बड़ी खबर, विजिलेंस रेड में हरिद्वार सीएमएस का सहायक गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल पास कराने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। 17,000 के बिल के एवज में 2,000 रुपए मांगे थे। विजिलेंस टीम ने संजीव जोशी को रिश्वत देते हुए हरिद्वार से गिरफ्तार किया। बड़ी खबर, बिल पास कराने के एवज में पैसे मांगे जा रहे थे, विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। 17,000 के बिल के एवज में 2,000 रुपए रिश्वत की मांग थी। बड़ी खबर देहरादून से है। गन्ना विकास राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद की बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड शुगर फेडरेशन के प्रबंधक की प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन खत्म कर दिया उन्होंने। शुगर फेडरेशन में निरीक्षण के दौरान उन्हें खामियां मिली। शुगर फेडरेशन के कर्मियों की शिकायत पर उन्होंने कार्रवाई की है। प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी है उन्होंने। शुगर फेडरेशन के कर्मियों की शिकायत के बाद एक्शन लिया है गन्ना विकास राज्य मंत्री। बड़ी खबर, डिग्री कॉलेज में परीक्षाओं के लिए यूजीसी की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही यूजीसी की गाइडलाइन आती है, डिग्री कॉलेजेस में परीक्षाओं का टाइम टेबल तय कर दिया जाए। हालांकि उत्तराखंड में 21 जून से सभी सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज खोल दिए गए हैं, जिनमें एडमिशन के साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। हालांकि सरकारी कॉलेजेस में स्टाफ को ही आने की इजाजत है। तारीख से सभी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं, अशासकीय महाविद्यालय हैं और डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, सरकारी विश्वविद्यालय, सबको जो है खुलने का निर्णय किया है। क्योंकि लगभग 40 दिन के हमने ग्रीष्मकालीन अवकाश अपने कॉलेजों को दिया था और अब ऑफलाइन भी और ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए भी हमने आदेश कर दिए हैं। जहाँ तक परीक्षाओं का सवाल है तो यूजीसी जो है एक गाइडलाइन पूरे देश के लिए दे रही है। जैसे गाइडलाइन आ जाएगी तो वैसे फिर हम परीक्षाओं का टाइम टेबल बना देंगे। उत्तराखंड भवन और
सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्यपाल और श्रम मंत्री हरक सिंह रावत के बीच छिड़ा विवाद मुख्यमंत्री दरबार में पहुंच गया है। सरकार पर शमशेर सिंह सत्यपाल को हटाने का दबाव बढ़ा हुआ है। त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में अक्टूबर महीने में श्रम मंत्री हरक सिंह रावत को बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। उनके स्थान पर शमशेर सिंह सत्यपाल को अध्यक्ष बनाया गया था, मगर जैसे ही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले, नए मुख्यमंत्री के आते ही सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। अब मंत्री हरक सिंह रावत चाहते हैं कि शमशेर सिंह सत्यपाल को बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया जाए और इसके लिए वो संवैधानिक प्रक्रिया का हवाला भी दे रहे हैं।